दिनेश हड़बड़ी के साथ शहर जाने के लिए तैयार होकर फुर्ती के साथ घर से निकलने लगता है। तभी उसकी पत्नी संगीता उसे कहती है, ए जी सुनो, रुको तो। तुम बाज नहीं आओगी ना? कितनी बार कहा है कि घर से निकलते वक्त मुझे पीछे से मत टोका करो। काम में खलल पड़ती है, बनता काम भी बिगड़ जाता है। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए आपको रोका है कि उस घने जंगल वाले रास्ते से कतई मत जाना। सुना है वहाँ एक घने पेड़ों में अजीबोगरीब दानव और भूतिया बच्चे रहते हैं। तुम भी कैसी दकियानूसी बातें लेकर बैठ गई हो। मुझे फसल के लिए बीज लेने शहर जाना है, देरी मत करो। दिनेश अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता और छोटा रास्ता जान पड़ने पर उसी सुनसान जंगल से चल पड़ता है। दिन में जाने की वजह से उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो जिंदा बच निकलता है, पर फिर से वो उसी भूल को दोहराते हुए शहर से वापस भी उसी जंगल के रास्ते से आता है। तभी जंगल में खड़े सूखे बंजर से बरगद के पेड़ से अजीबोगरीब भयानक सा दानव एक छोटे से बच्चे के साथ बाहर निकलता है। तभी उसके पीछे खूनी लाल आंखों वाला मोटा तंगड़ा आदमखोर भेड़िया भी बाहर निकलता है और दिनेश कहता है, अरे बाप रे, मर गया रे, ये कैसा जिन्न जैसा दानव है और इसके साथ ही खूंखार सा बच्चा। और तो और ये खूंखार भेड़िया। भाग दिनेश, वरना आज ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो डर गया समझो मर गया। बहादुर, जाकर शिकार को हमारे लिए तैयार कर। जंगल के दानव का हुक्म सुनकर उसका पालतू लाल आंखों वाला भूतिया भेड़िया दिनेश पर झपट पड़ता है और उसे अपने लंबे खतरनाक नाखूनों से बुरी तरह से घायल करते हुए उसको अपने पंजों से घसीटते हुए दानव और उस भूतिया बच्चे के आगे लाकर फेंक देता है और दोनों उसे खा जाते हैं। तभी दानव कहता है, शाबाश बहादुर, तू मेरा वफादार गुलाम है, मजा आ गया। लगता है सालों से ये हमारा पेट भरने के लिए ही अपने शरीर को मोटा तंगड़ा बना रहा था। पिताजी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और ढेर सारा मांस खाना है। यह सुनकर दानव हवा में उड़ने लगता है और अपने भूतिया बच्चे को पालतू खूंखार भेड़िए पर सवार करके गांव में दस्तक देता है। तभी गांव के कुछ लोग पेड़ के पास बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कि उनकी नजर हवा में उड़ रही दानव और उसके आदमखोर भेड़िए पर सवार उस भूतिया बच्चे पर पड़ती है, जिसके बाद वो कहते हैं, अरे शामू, वो देख, अजीबोगरीब से शैतानी भूत तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ते आ रहे हैं। चल भाग, वरना वो हमारी शामत बनाकर हम पर टूट पड़ेंगे। चलने वाली हवा में उस दानव की हंसी गूंजने लगती है। आसमान पूरी तरह से काले घने बादलों की जकड़ में आ जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ भूतिया बच्चे के लिए आदमखोर भेड़िया जमीन पर आ रुकता है और दानव हवा में उड़ता है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, पर शामू जमीन पर गिर पड़ता है। ये देख दानव कहता है, तेरा क्या होगा कालिया, तू तो गया। बहादुर, जल्दी से इसे मारकर मेरे बेटे की भूख मिटा दे। अरे मैयारी, अरे गाँव वालों, कोई तो बताओ, कोई तो बचाओ मुझे, हाय राम। पिताजी, इसकी बोलती बंद करो, वरना मैं इसे अपनी आंखों की ज्वाला से पका कर खाऊंगा। ये कैसा भूतिया बच्चा है, दूध पीने की उम्र में इंसान का खून पी रहा है। अरे ओ बहादुर, इतनी देर क्यों कर रहा है? चल जल्दी से इस जिंदा को मुर्दा करके मेरे बेटे को परोस। खूंखार भेड़िया उस पर बुरी तरह से झपट पड़ता है और उसका खून पीकर उसके मांस के टुकड़े करके भूतिया बच्चे के आगे परोस देता है। भूख मिटाने के बाद वो तीनों दानव तूफानों की तरह दौड़ते हुए जंगल को भाग जाते हैं। सुबह होने पर सभी लोग इकट्ठा होकर शामू के फैले हुए लाश के टुकड़ों को देखकर डर जाते हैं और बातें करते हुए बोलते हैं, कैसा खौफनाक मंजर था रात। वो अजीबोगरीब दानव और उसका पालतू भूतिया भेड़िया ने कितनी बुरी मौत मारी है शामू को। मेरा तो दिल दहल रहा है। लगता है जंगल के इन दानवों ने मेरे पति को भी मार डाला। वो कल से गए हुए हैं, अब तक नहीं लौटे। अब तक सिर्फ इस अजीबोगरीब दानव का किस्सा सुना था। कल तो आंखों देखी हमने देख लिया, पर आखिर इनका कब्जा इस जंगल में क्यों है? इसका जवाब तो गांव के भीमा काका ही दे सकते हैं।
सभी गांव वाले मिलकर गांव में रहने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीम सिंह के घर आते हैं और उन्हें गांव में हो रहे दानव और उसके भूतिया बच्चे और भेड़िया के द्वारा दर्दनाक हादसे के बारे में बताते हैं। भीमा काका, आप इस गांव के सबसे पुराने हैं। आखिर हमारे गांव के जंगलों पर उस दानव का कब्जा हुआ कैसे? ये बात कई सालों पुरानी है। मंगलू अपनी पत्नी सुनीता के साथ शीतलपुर गांव में रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो एक लकड़हारा था जो गांव के ही घने जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचा करता और अपना गुजारा चलाता। वक्त आया जब उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, पर बदकिस्मती से उसे जन्म देते वक्त ही वो स्वर्ग से धार गई, जिसके बाद मंगलू अकेला पड़ गया। और एक रोज उसका दोस्त भीमा उसे समझाते हुए कहता है, देख मंगलू, अब तेरी बीवी तो रही नहीं, अब तेरे दूध मुहे बच्चे का आखिरी सहारा तू है। तू लकड़हारे का काम छोड़ दे। तुझे पता है ना कि जिस जंगल में तू अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ियां काटता है, उसी जंगल के एक खोखले पेड़ में खूंखार भेड़िया रहता है। मुझे कुछ नहीं होगा और फिर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से अब मेरे सिर पर आ गई है। लकड़ियां काटने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। मैं इसी काम में निपुण हूं। देख दोस्त, समझाना मेरा फर्ज था, बाकी तेरी मर्जी। भीमा उसे समझाकर वहां से अपने घर को चला जाता है, जिसके बाद मंगलू हर दिन उसी घनघोर जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचता। समय बीतने के बाद उसका मुन्ना थोड़ा बड़ा हो गया। एक रोज वो अपने बेटे को लेकर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक खूंखार भेड़िया खोखले पेड़ से बाहर निकलकर उसके बच्चे को बुरी तरह खरोच देता है। मंगलू अपने बच्चे को बचाने के लिए हाथ में लिए कुल्हाड़ी से भेड़िए की गर्दन पर वार करता है। गुस्से में बौखलाया भेड़िया मंगलू के पैरों को बुरी तरह से खा जाता है और मंगलू चीखते चिल्लाते हुए कहता है, अरे इस आदमखोर भेड़िए से मुझे और मेरे बच्चे को बचाओ, अरे बचाओ, कोई बचाओ। मंगलू का बच्चा पहले ही भेड़िए के वार से दम तोड़ चुका था और अब मंगलू भी भेड़िए के वार से सांसें रोक देता है। पर मरते वक्त मंगलू भी भेड़िए को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद उन तीनों की भयानक आत्मा गांव के उसी जंगल के खोखले भयानक पेड़ में कैद हो जाती है और तब से उन तीनों का बसेरा उसी जंगल के खोखले पेड़ में है। तभी मैं सोचूं कि उस दानव का पैर क्यों नहीं दिख रहा था। पर काका, आखिर इन दरिंदे जालिम दानव और उसके भूतिया बच्चे से हमारे गांव को रिहाई कैसे मिलेगी? एक चारा है। हम किसी भी तरह उस दानव को किसी शीशी में भर दें या उस जंगल को आग लगा दें, तो उस दानव और भूतिया बच्चे की आत्मा भी जलकर राख हो जाएगी और वो भूतिया भेड़िया भी उन्हीं के संग जलकर समाप्त हो जाएगा। सभी गांव वाले रात होते ही आग की मशालें लेकर भीम सिंह को लेकर जंगल पहुंचते हैं, जहां भीम सिंह कहता है, मंगलू, मैं जानता हूं कि ये दानव और वो भूतिया बच्चा तुम्हारा ही है। सामने आओ। उसके इतना बोलते ही दानव उसके सामने आता है और भीम सिंह मौके का फायदा उठाकर उसे बोतल में भरकर बोतल को बंद कर देता है और सभी गांव वाले उस भूतिया बच्चे और भेड़िए की बदरूप को आग लगा देते हैं, जिस कारण वो भूतिया बच्चा तड़प कर कहता है, पिताजी मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ पिताजी। मैं कहता हूँ बाहर निकालो मुझे इस बोतल से। अब तुम कभी बाहर नहीं आओगे, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म है। इसके बाद भीम सिंह बोतल में कैद दानव को जंगल की जमीन में गाड़ देता है और इस तरह गांव से दानव और भूतिया बच्चे का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और जंगल फिर से लोगों के रोजगार का स्रोत बनकर काम आता है। कहाँ है भेड़िया? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे सामने आ जा। अगर मैंने तुझे ढूंढ लिया तो तेरे सर की कसम मैं तुझे जिंदा ही चबा जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर भेड़िया उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है, देख गद्दार, तूने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर आ गया। अब तू नहीं बचेगा। इतना कहकर भेड़िया अपने मुंह से आग के गोले निकालना शुरू कर देता है। उसके हमले का जवाब कुत्ता पानी से देता है और वह अपनी भूतिया शक्ति से अपने मुंह से पानी के गोले फेंकने लगता है।
इस तरह उन दोनों की लड़ाई चलती रहती है और जब दोनों थक जाते हैं तब भागते हुए अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुत्ते और भेड़िए की आपस में मुलाकात अब नहीं हुई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पागल हुए जा रहे थे। काली घनी रात थी। चंदनगढ़ गांव में नैना अपने भाई वैभव के साथ जंगल के रास्ते अपनी नानी के घर जा रही थी कि तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। भैया, ये अचानक कुत्ते की भौंकने की इतनी भयानक आवाज कैसे आ रही है? अरे नैना, तू डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। वो दोनों आपस में बात करते हुए आगे की तरफ निकल रहे थे कि तभी उसके सामने एक भयानक कुत्ता आ जाता है जिसके लंबे लंबे दांत और उसकी जीभ बाहर की तरफ निकल रही थी। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल थीं। ये देख वैभव और नैना बहुत ही डर जाते हैं और डरते हुए नैना बोलती है, भैया देखो, मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर किसी कुत्ते की आवाज आ रही है। देखो, ये कुत्ता ही है और ये कुत्ता कितना भयानक है। ना ना नैना, ये तो एक मामूली कुत्ता है। चल इसकी तरफ ध्यान न दे, आगे की तरफ चलते हैं। वो दोनों भाई बहन आगे की तरफ निकल रहे थे कि तभी वो भयानक खूंखार कुत्ता अपने रूप को विशाल कर लेता है, जिसके बाद वो कुत्ता पागलों की तरह भागते हुए वैभव और नैना के आगे खड़ा हो जाता है और भौंकते हुए उससे बोलता है, भाऊ भाऊ भाऊ, तुम लोगों ने भेड़िए को देखा है? अगर देखा है तो बता दो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कौन सा भेड़िया? हम किसी भेड़िए को नहीं जानते और ना हमने किसी भेड़िए को देखा है। ये सुनकर कुत्ते को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद कुत्ता अपनी आंखों को लाल करते हुए वैभव की गर्दन पर अपने लंबे लंबे नाखूनों से वार कर देता है। जैसे ही वह कुत्ता वैभव के ऊपर वार करता है, वैसे ही वैभव की गर्दन से खून की बौछार होने लगती है और वह दर्द के मारे तड़पने लगता है। मैं अभी भी तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुमने मुझे भेड़िए के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? पर हम किसी भेड़िए को नहीं जानते, हम तुम्हें कैसे बताएं? ये सुनकर उस खूंखार कुत्ते को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह कुत्ता एक लंबी छलांग लगाकर नैना को झपट लेता है और उसको एक भयानक मौत दे देता है और वह भयानक कुत्ता खूब तेज तेज चिल्लाने लगता है। कुत्ते की भयानक आवाज सुनकर भेड़िया आ जाता है और भेड़िया भी उस भयानक कुत्ते को देखकर चिल्लाने लगता है। हाउ हाउ हाउ। अच्छा, तो तू एक बार फिर यहाँ पर आ ही गया। इस बार तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तूने एक बार फिर इंसानों को अपना शिकार बना लिया। तेरी दुश्मनी मुझसे है तो तू इंसानों को क्यों मार रहा है? मैं तुझे मारकर अपनी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। भेड़िए मैं तेरी वजह से मरा। वाह, मैंने तो सुना था कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, लेकिन तूने तो अपने ही मालिक से गद्दारी कर दी। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तूने बदले में क्या दिया? धोखा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, गद्दार तो तू है। चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से न जाए, गद्दार कहेंगे। इतना सुनकर कुत्ते को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह कुत्ता अपने हाथ के नाखूनों को अपनी भूतिया शक्ति से लंबे लंबे कर देता है। उसके भयानक नाखूनों को देखकर भेड़िए को भी गुस्सा आ जाता है और एक मामूली भेड़िए से एक भयंकर भेड़िया बन जाता है। भेड़िया अपने विशाल रूप में आ जाता है, जिसके बाद भेड़िया कुत्ते को झपट लेता है। कुत्ते और भेड़िए के बीच में अब लड़ाई होने लगी। कुत्ता कभी भेड़िए के गर्दन पर काटता तो कभी भेड़िया कुत्ते की गर्दन पर नाखून मारता। इस तरह दोनों एक दूसरे को बहुत ही जख्मी कर देते हैं और लड़ाई करते करते अब सुबह होने वाली थी और दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं। और जैसे ही सूरज की पहली किरण उन दोनों के ऊपर पड़ती है कि तभी वो दोनों भागते हुए जंगल में चले जाते हैं। जाते वक्त कुत्ता भेड़िया से बोलता है, भेड़िया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आने दे अमावस की रात, अमावस को मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन तो वो लोग चले गए और उस दिन उन दोनों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही रह गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन दोनों की लड़ाई अब बहुत ही भयानक होने वाली है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और अमावस की काली रात आ गई। जैसे ही अमावस की रात का चांद निकलता है और चांद की रोशनी भेड़िए पर पड़ती है कि तभी भेड़िया एक बहुत ही भयानक रूप में बदल जाता है। उस भेड़िए के अंदर कई तरह की शक्ति आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुत्ता भी भेड़िए से लड़ने की पूरी तैयारी में जुट गया था और हंसते हुए खुद से बोलता है,
वो भेड़िया मेरे हाथों नहीं बचेगा। आज तो उसका खात्मा निश्चित है। आज तो मैं उससे अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे धरती में दरार आए या आसमान फट के नीचे गिर जाए। आज के दिन कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहकर कुत्ता भेड़िए की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। जैसे ही कुत्ता उसके सामने आता है कि तभी वो भेड़िया उससे बोलता है, तो तू आ गया, तू गद्दार कहीं के। गद्दार तो तू है भेड़िया, मैं नहीं। तू बीमार था और मैं तुझसे मिलने आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मर जाऊंगा। ओफो, तू मुझे मारेगा? मैंने तो सुना था कि कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन आज देख लिया कि कुत्ते वफादार नहीं, गद्दारों की गिनती में आते हैं। और सुन, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो दिन देखने के लिए कि अगर तेरी गलती से मौत हो गई तो तू सारा इल्जाम मुझ पर लगा देगा। क्यों ऐसा किया तूने? मैं मानता हूँ कि तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तू भी कम नहीं है। तूने भी मुझे बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द दिए हैं। मैं मर गया हूँ और मेरी लाश को तूने ऐसे ही फेंक दिया। क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता था? मुझे तो पता भी नहीं था कि तू मरा है। अगर मुझे पता होता कि तेरी मौत हुई है तो भेड़िया जात की कसम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी ये बात सुनकर कुत्ता गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वह उसके ऊपर वार करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं और जंगलियों की तरह लड़ते रहते हैं। ऐसे ही उनकी लड़ाई होती रही और कुछ समय बाद भेड़िया बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कुत्ता उस पर वार करता रहता है और भेड़िया एक झटके से नीचे गिर जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए कुत्ते से बोलता है, दोस्त, तुमने एक गलतफहमी की वजह से अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी। याद करो वो दिन जब हम लोग अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थे। हर किसी की जुबान पर हम दोनों की दोस्ती ही कायम रहती थी, लेकिन आज तुमने सब खत्म कर दिया। लोग हमारी दोस्ती को याद तो रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलेंगे कि दोस्ती बना दुश्मन। ऐसा दोस्त भगवान कभी भी किसी को ना दे। उसकी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बीते हुए पल याद करने लगता है। अपने बीते हुए लम्हे याद करने के बाद कुत्ता फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए भेड़िए से बोलता है, दोस्त, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मैं ही गलत था जो मैं तुझे समझ नहीं पाया। चल हम दूर कहीं जाकर अपनी दोस्ती पहले के जैसी कर लेते हैं। भेड़िया उसकी बात से सहमत होता है और वह काशीगढ़ गांव से दूर एक घने जंगल में जाकर खुशी से रहने लगते हैं और अब उन दोनों के बीच में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई।